नमस्ते एंड वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस की सीरीज। और ये हमारी 10th सीरीज है फॉर अवर एनडीए एज वेल एज सीडीएस एग्जाम रिवीजन। ओके, और क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट काफ़ी पास आ गई है, इसलिए अब हमें रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, काफ़ी बार रिपीट हुए, जो कि हम आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाएंगे। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डीएनए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमें सेट दिया गया है सेल ऑर्गेनेल्स का। उसमें हमें बताना है कि किस सेल ऑर्गेनेल में डीएनए होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा पहला सेट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, यस ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में भी हमें पता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। देन हमारा आता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। ओके यस, क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, तो हियर आई थिंक हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट दिख रहा है। क्यों? अगर हम बाकी ऑप्शंस में जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट गोल्जी बॉडीज में डीएनए नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट सेट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में होता है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता है। ठीक है, and here in this ribosomes. Okay, that is why option A is the correct answer for this question. चलिए भाई नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा one of the additional functions of smooth endoplasmic reticulum is। ठीक है भाई, हमें बेसिकली पता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है, ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है सेल की। ठीक है, तो इसका एक एडिशनल फंक्शन होता है, वो क्या होता है? लेट्स सी अवर ऑप्शंस। प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो पहली बात भाई, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है उसका जो एडिशनल काम होता है वो क्या होता है, डिटॉक्सिफाई करना जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी सेल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं बहुत ही ज़्यादा, इसको ये क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। कैसे डिटॉक्सिफाई करती है? इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही नंबर ऑफ रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको लिपिड सॉल्युबल या फिर जो मेटालिक हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको वाटर सॉल्युबल बना देते हैं। ओके, जब ये इसको लिपिड सॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल बना देते हैं तो ये क्या हम इसको कर सकते हैं, हमारी बॉडी इसको इजिली एक्सपेल्ड आउट कर सकती है। ठीक है, अब जब वो चीज़ हमारी बॉडी से चली जाएगी तो हमारे लिए वो क्या रहेगा, वो सब्सटेंस नो मोर टॉक्सिक रहेगा। ठीक है, दैट इज हाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिटॉक्सिफाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, प्लांट को लेंथ देना। ठीक है, ये प्लांट की क्या बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये बेसिकली जहाँ पर लेंथ में जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है ये वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर आप भाई एपिकल मेरिस्टेम को क्या कर दोगे, डैमेज कर दोगे, ठीक है, तो यंग प्लांट की जो लेंथ है उसमें अफेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द प्राइमरी टिश्यू में आता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, इलोंगेशन जोन में। ठीक है, जब रूट मैच्योर होती है उसमें ये इलोंगेशन जोन में रहता है और ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से ये अपनी सेल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डैमेज कर देंगे तो हियर वी कैन सी अवर आंसर, लेंथ ऑफ द प्लांट में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज और हैव ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमें बताना है कि भाई कौन सा किंगडम है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मुनैरा, यस मुनैरा में होते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी होते हैं, ओके। देन मुनैरा एंड प्रोटिस्टा, यस, ओके। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम मुनैरा को बस करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा में भी होते हैं। अब जो मुनैरा किंगडम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ये उनको इंक्लूड करता है। और प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इंक्लूड करता है, ओके। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी डिसीज वाटर बॉर्न है, मतलब कि कौन सी डिसीज इसमें से कंटामिनेटेड वाटर से हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी, जॉइंडिस, ट्यूबरक्लोसिस, रेबीज और आर्थराइटिस, ठीक है। तो भाई जॉन्डिस देखा जाए तो यस इट इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस इज व्हाट, इट्स एयरबॉर्न डिसीज, ठीक है, ओके। रेबीज इज ऑर्गेनिज्म बॉर्न, ठीक है, एंड आर्थराइटिस ऑल्सो। तो भाई यहाँ पे हमें क्या पूछा है, वाटर बॉर्न पूछा है। तो जॉन्डिस बेसिकली होता क्या है, ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से या फिर कंटामिनेटेड जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से होता है। और ये बेसिकली कहाँ पर डैमेज करता है, हमारे लिवर पे डैमेज करता है, ओके। और इसमें क्या होता है, जो हमारा बिलीरुबिन होता है वो बिल्डअप होता है हमारी पूरी बॉडी में, ओके। और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या होने लगती हैं, ब्रेक डाउन होने लगती हैं, वो डाई होने लगती हैं, ठीक है। और वो कहाँ जाती हैं, फिर लिवर में जाती है। डैट इज़ वाई जो हमारा बिलीरुबिन होता है वो पूरी बॉडी में हमारे बिल्डअप हो जाता है, जो कि क्या कॉज करता है, जॉन्डिस को कॉज करता है, ओके। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हमारे, ओके। द एसिडिक semi digested food coming out of the stomach is neutralized by, ठीक है भाई। तो अब भाई जो एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है भाई, ये कहाँ होता है, तो जब हम कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, वो जब हमारा कहाँ से, ओएसफेगस से स्टमक में आता है। तो जब वो स्टमक में आता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट हमें पता है कैसा रहता है, वहाँ पे एसिडिक मीडियम रहता है, ओके। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू HCl, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। तो वहाँ पे जब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जब वो एसिडिक मीडियम से आ रहा होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है। अब जब वो आगे आता है, ओके, तो बेसिकली जब वो ड्यूडेनम की तरफ आएगा तो वहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आवर आंसर इज वेरी सिंपल, बाइल जूस, ठीक है। क्यों भाई, ड्यूडेनम में हमें पता है कौन कौन से जूसेस आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है, बाइल जूस आता है, और क्या आता है, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो कि सेक्रेट किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है। और बाइल जूस कहाँ से आता है, इसको लिवर सेक्रेट करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस भी आते हैं वहाँ पर। तो बेसिकली जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए होता है, एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। दैट इज वाई जो बाइल जूस होता है वो इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ओके। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और बाकी एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए एक एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय, भाई ये तो सबको पता है क्या, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, लंग्स से जब वो आता है तो कौन रिसीव करता है, तो हमें पता है कि वो पल्मोनरी वेन से होते हुए उसको कौन रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। वो लेफ्ट ऑरिकल से आकर फिर कहाँ पंप होता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल से आकर वो कहाँ पर पंप कर दिया जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, ठीक है, जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर उसको पंप कर दिया जाता है,
ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओके, द ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ। ठीक है भाई, सबको पता है, हम सब ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है बेसिकली वो आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, और वो क्या होती है, वो स्टोर हो जाती है शुगर मॉलिक्यूल में। ठीक है, जैसे हम फूड एज प्रिपरेशन ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए। अब क्या होता है, इस प्रोसेस में वाटर जो इन्वॉल्व होता है इसकी रिएक्शन में, वो स्प्लिट होता है। ठीक है, अब जो वाटर स्प्लिट होगा, ठीक है, तो उससे हमें किसका मॉलिक्यूल मिलता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में ड्यू टू सनलाइट वाटर की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि हमें बताना है कि भाई जो रिफ्लेक्स आर्क होती है, हम सबको पता है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। ओके, बेसिकली आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक टॉपिक होता है रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें हमारा जो रिफ्लेक्सेस होती हैं, जो हमारा क्विक मूवमेंट होता है, क्विक रिएक्शन होता है, ठीक है, वो बताता है कि वो उसका बेसिकली जो करेक्ट सर्किट होता है कि पहले हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि अगर हम कोई भी हार्मफुल चीज़ को टच कर रहे हैं या वो हमारे पास आ रही है तो हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निडल को मेरे पास आ रही है या फिर मैं निडल को किसी के पास लेकर जा रही हूँ, तो पहले होगा क्या। ठीक है, पहले वहाँ से क्या आएगा, अगर मैंने टच किया या फिर मैं टच करने वाली हूँ तो ये सेंसेशन कहाँ जाएगी, एक सेंसेशन क्रिएट होगी। ये सेंसेशन जाएगी किसके पास, रिसेप्टर के पास। ठीक है, वो जो रिसेप्टर्स होंगे वो उसको रिसीव करेंगे, देन वो कहाँ भेजते हैं, सेंसरी न्यूरॉन में। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो जो सेंसेशन होगी उसको सेंस किया जाएगा। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो उसको सेंस करते हैं, देन उसको प्रोसेसिंग के लिए वो स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो निडल हमारे पास आ रही है, हमें क्या करना है बताओ। ठीक है, तो बेसिकली वो कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये पूरा कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग कंप्यूटर होता है। ये आंसर भेजता है, किसको भेजता है, ये पूरी प्रोसेसिंग करके आंसर भेजता है न्यूरॉन को। ठीक है, अब जब न्यूरॉन के पास आंसर आएगा तो न्यूरॉन जो हमारी लास्ट जहाँ पर वो आ रही होती है वहाँ पे इफेक्टर को भेज देता है, और इफेक्टर अपना काम करता है क्या, उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गन है उसको हटाने में। ठीक है, दैट इज़ वाई हम अपना हाथ हटा लेते हैं जब हमें कोई भी चीज़ क्या होती है, कोई भी गर्म चीज़ टच होती है। ओके, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में तो हमारा हाथ खुद ब खुद अपने आप हट जाता है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हियर वी कैन सी अवर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट सर्किट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, इफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ गिवन प्लांट इज रिप्रेजेंटेड एज एन। ठीक है भाई, तो अगर हमें एक सेट दिया गया है क्रोमोसोम का और उसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, द जाइगोट एंड द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ डायप्लाइड प्लांट वुड हैव हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमें समझ में आया। हमसे पूछा गया कि हमें क्रोमोसोम दिए गए हैं, एक सेट दिया गया है जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट होगा और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा डायप्लाइड प्लांट का, उसके पास क्रोमोसोम्स के कितने कितने सेट्स होंगे। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, हमें पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो स्पर्म्स आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एग में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो स्पर्म्स आते हैं। ठीक है, 2 नंबर ऑफ स्पर्म आते हैं। जब वो एग सेल में आते हैं तो एक क्या होता है, वो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, एक स्पर्म जो होता है वो फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और हमें पता होता है कि एग सेल में और क्या होता है, बाई न्यूक्लिएट सेंट्रल सेल होती है। वो बाई न्यूक्लिएट सेंटर सेल
से दूसरा स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, हमें पता होता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें बाई न्यूक्लिएट सेंट्रल सेल तो होते ही हैं। ठीक है, उसमें से एक और न्यूक्लियस आ जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस, दैट इज वाई उसमें मिलकर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो जाइगोट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हियर वी कैन सी अवर आंसर ऑप्शन डी। ओके, जाइगोट में कितने होंगे, 2n, और हमारे एंडोस्पर्म में कितने होंगे, 3n। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, और यहाँ से जो हमारी ये अमेजिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है। ओके, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी और भी प्लेलिस्ट हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी हैं, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।